गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग एल्डिहाइड कीटोन टॉपिक को लगभग खत्म कर चुके थे और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन की केस में कुछ रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी पड़ती है जिनको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जेंटलमैन, ARSE, जिसको आप बोलते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन की बात करते हैं जेंटलमैन। मैं पहले आपको बता दूं कि एल्डिहाइड ग्रुप CHO होता है और कीटोन में कीटो ग्रुप होता है बोथ आर -M इफेक्ट ग्रुप। दोनों जो है नेगेटिव मीसोमेरिक प्रभाव को दर्शाते हैं। मैंने आपको बीच में ये बात बताई थी कि सामान्यतः ये बहुत ही जरूरी होता है कि -M इफेक्ट का मतलब होता है कि वो डीएक्टिवेटर होता है, डीएक्टिवेटर होता है साहब। तो किसको डीएक्टिवेट करता है, लिखे -M ग्रुप डीएक्टिवेट to the benzene ring, deactivate to the benzene ring towards electrophilic substitution। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, you can understand electrophilic substitution। तो जब डीएक्टिवेट करता है तो क्या लिखेंगे कि in the presence of -M group incoming electrophile go at meta position corresponding to group present ऑलरेडी। जो ग्रुप पहले से प्रेजेंट है उसके करस्पॉन्डिंग मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो कि जुड़ना चाहता है वो चला जाता है और मेटा डेरिवेटिव मतलब मेटा प्रोडक्ट बन जाता है। अगर मैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करूं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करूं तो इसमें मेनली 4 पार्ट हैं। नंबर 1 इज हेलोजिनेशन, Number 2 is nitration.
एंड नंबर 3 इज सल्फोनेशन। और एक और आता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एरोमेटिक कीटोन में ऑलरेडी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, तो हम इसे थोड़ी देर नहीं पढ़ते हैं इसमें। मतलब मेनली हमें ये 3 रिएक्शन, ऐसा नहीं है कि ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये आता नहीं है, आता है सब बेंजीन पे होता है ना, फ्रीडल क्राफ्ट, तो नेम रिएक्शन है। तो सब आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बता चुका हूं कि -M इफेक्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर होता है, वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए डीएक्टिवेट करता है और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को भेजता है मेटा पोजीशन पर। तो मेनली हमें 3 रिएक्शन पड़ती हैं, एक हैलोजिनेशन हुई, एक नाइट्रेशन हुआ और एक सल्फोनेशन हुआ। तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है कि अगर हमारे पास बेंजल्डेहाइड है, दिस पोजीशन इज कॉल्ड मेटा पोजीशन। मैं आपको बता दूं, और अगर क्लोरीनेशन करा रहे हैं FeCl3 की प्रेजेंस में, तो मेटा पोजीशन पर Cl कनेक्ट हो जाता है जेंटलमैन, और मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड। अगर मैं एरोमेटिक कीटोन ले लूं, और क्लोरीनेशन कराऊं फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो यू कैन सी दैट कि मेटा पोजीशन पर Cl आ जाता है, और इसे आप एसिटोफिनॉल भी बोलते हैं जनरली, इट इज कॉल्ड एसिटोफिनॉल। It is called metachloroacetophenol. Metachloroacetophenol. तो हम सीख रहे हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोगों ने हैलोजिनेशन सीखा। ध्यान देना है कि हम लोग ब्रोमीन भी ले सकते हैं, तो ब्रोमो प्रोडक्ट बन जाएगा। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में भी क्लोरीन ले सकते हैं, तब भी रिएक्शन यही होगी, मेटा पे जुड़ जाएगा। अगर हम लोग बात करें नाइट्रेशन की, तीसरी रिएक्शन, ये एक्चुअली में बेंजल्डिहाइड ही है, ये 4th रिएक्शन होगी। हम लोग बात करें नाइट्रेशन की, वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट्रेशन। जनरल में नाइट्रेशन का मतलब ये है कि मैं रीजेंट ले रहा हूं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है
वो NO2 प्लस होता है। NO2 प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन की खोज में निकलता है इलेक्ट्रोफाइल हमेशा। इसमें भी मैं नाइट्रेशन करा रहा हूं तो रीजेंट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लूंगा। मैकेनिज्म कई बार बता चुका हूँ, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये एल्यूमिनियम आयन बनता है, यहाँ से NO2 प्लस जनरेट होगा और अटैक करेगा, तो मेटा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे CHO है और ये NO2 लग जाएगा। सिमिलरली एसिटोफिनॉन का भी मेटा नाइट्रो बनेगा। So you can say that gentlemen it is called meta nitro benzaldehyde. And it is called meta nitroacetophenone. जेंटलमैन हम लोग सीख रहे हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने हेलोजिनेशन सीखा, नाइट्रेशन सीखा, नाउ सल्फोनेशन। हम सल्फोनेशन की बात कर रहे हैं। और सल्फोनेशन में सल्फोनिक एसिड जुड़ता है। एक्चुअली में इलेक्ट्रोफाइल होता है वो तो SO3 होता है, फिर ये रीअरेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो सल्फोनिक एसिड बनने वाला है। बेंजील्डिहाइड का सल्फोनेशन कराऊं मैं तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ेगा और इसमें भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे SO3H और यहाँ पे SO3H आ जाता है, जिसको आप बोलेंगे मेटा सल्फोनिक बेंजील्डिहाइड। मेटा सल्फोनिक बेंजील्डिहाइड बोलेंगे हम लोग, या मेटा बेंजील्डिहाइड सल्फोनिक एसिड भी बोल सकते हैं। इसे बोल सकते हैं मेटा एसिटोफिनॉन सल्फोनिक एसिड। क्योंकि नेमिंग जो है सल्फोनिक एसिड प्रायोरिटी में ऊपर है, इसका जो करेक्ट नाम होगा वो मेटा बेंजील्डिहाइड सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। मेटा बेंजील्डिहाइड सल्फोनिक एसिड। मैं आपको बता दूं कि सल्फोनेशन में एक्चुअली में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है वो SO3 होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो रीअरेंज करके SO3H में कन्वर्ट हो जाता है या SO3H कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये चलता रहता है, इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होता है, ठीक है ना। तो ध्यान ये रखना है कि अब ये कंप्लीट पैकेज आपके पास होगा एल्डिहाइड कीटोन का, ढेर सारी न्यू रिएक्शन, एक बहुत ही बेहतरीन सा इंट्रोडक्शन। आइसोमेरिज्म की भी हम बात कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है ऑक्सीजन में। टॉटोमेरिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अल्फा H का। हम लोग चेन में भी डिफरेंस कर सकते हैं, फंक्शनल आइसोमर भी बना सकते हैं, और कीटोन में आप मेटामर्स भी बना सकते हैं। फिर हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिखाया था, बहुत ही लंबा चला ये सेशन, लेकिन जीत हमारी होगी। इसलिए जीत होगी क्योंकि हमने
बहुत कुछ सीखा इस सेशन में। एल्डिहाइड कीटोन जब हमने पढ़ा तो हमने लगभग ऑर्गेनिक की तह तक जाकर, बिल्कुल इनर कोर जिसे आप बोलते हैं, हमने सारी रिएक्शंस की स्टडी कर ली है। मेन जो टेस्ट होते हैं वो भी हम लोगों ने पढ़े। एक सीरीज ऑफ नेम रिएक्शन पढ़ी इस सेशन में और देखा कि ये यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है। इसी यूनिट में एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा तो नहीं है लेकिन एक्चुअली में अब वो पार्ट इसलिए छोटा हो जाएगा क्योंकि उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज में आप बहुत कुछ सीख चुके हैं पहले से। तो सेक्शन सेकेंड, सेक्शन 2 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जेंटलमैन, बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुने आप। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका जनरल फॉर्मूला RCOOH होगा। फंक्शनल ग्रुप FG क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं आपको, जब आप पढ़ें तो एनसीईआरटी सामने रखें और नोट्स बनाएं। फंक्शनल ग्रुप जो है वो COOH है। जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं करूं तो CnH2n+1 COH हो सकता है। अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो CnH2n+2 O2 हो सकता है। CnH2n+2 O2, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है जेंटलमैन इसका। DUB नॉर्मली कितना होगा? DUB 1 2 इस तरह से 3 एक्सेट्रा हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं बात कर रहा हूँ, DU तो रहेगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, HCOH लिख रहा हूं और एक तरफ मैं लिख रहा हूं CH3COH। हम लोग देख रहे हैं कि ये सब फॉलो हो रहा है। यहाँ पे R की जगह ध्यान देना है कि स्टार्टिंग जब कर सकते हैं तो R की जगह H हो सकता है या मिथाइल या इथाइल, इस तरह के फॉर्मूले हो सकते हैं। ध्यान दें जेंटलमैन, बहुत ही सरल सी चर्चा हम कर रहे हैं। तो आप देखिए कि ये फिर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। यहाँ पे C एक्चुअली में 1 है, H देखें जरा कितने हैं। H यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन भी कितना है? 2 है। तो C1H2O2 ये फॉर्मूला बना। इधर देखें C2 है, H कितने हैं? 4 हैं और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। मतलब ये हम थोड़ा सा यहाँ गलत किए, तो ये CnH2n+2 नहीं है, ये CnH2nO2 है। ये आपको ध्यान रखना, CnH2nO2, यू कैन सी दैट CnH2nO2। तो आप इस फॉर्मूले को लिख रहे हैं CH2O2 और इस फॉर्मूले को आप लिख रहे हैं C2H4O2। इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ढेर सारे फॉर्मूले होते हैं, कंडेंस फॉर्मूला भी होता है। इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये आप कंडेंस फॉर्मूला लिखना है, दिस इज कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला। ये आपका कंडेंस फॉर्मूला आप इसे बोल सकते हैं, इसे आप कंडेंस फॉर्मूला बोल सकते हैं। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को अगर ध्यान में रखा जाए तो
इस तरह का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, इसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सिमिलरली मैं ऐसे बना रही हूँ, ये बना रहे हैं एसिटिक एसिड, इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, अगर आप इसे ऐसे लिख दें, दिस इज, तो इट इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ये CH3 है, COH, तो ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है जनरली, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ये सब बहुत पुरानी बातें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। नॉर्मली इसे हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, मैं इसकी कहानी अभी समझा दूंगा, और इसे हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो ध्यान दें थोड़ा सा कि आप क्या कर रहे हैं कि CnH2nO2, मतलब आप समझे कि जब अभी आप एल्डिहाइड सीख रहे थे CH3CHO, तो इसमें क्या मामला आया कि CnH2nO आया था, केवल एक ऑक्सीजन था, मतलब एक ऑक्सीजन क्या हुआ, बढ़ गया। ऐसे आप सीख रहे थे CH3COCH3, ऐसी दो, तो इधर पे क्या आया था, CnH2nO आया था, एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा और इधर ये H आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कार्बन जितने आप ले रहे हैं, आपने यहाँ कार्बन कितने लिए हैं, 2, तो H कितने हो गए, 4। आप इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आप पहले ये पॉइंट नोट कर लें कि कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन क्या है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसे आप फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं, R जिसको हम H के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, H मतलब हाइड्रोजन एटम, या R के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए या किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए जेंटलमैन हम 3 टाइप के फॉर्मूले दे सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, और फाइनली क्या दे सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर मैं इस तरह का फॉर्मूला लिखूं CH3CH2 COH, you can see that it is called condensed formula, condensed formula। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकता हूं C3H6O2, ये क्वेश्चन में दिया जाता है। अब मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं कि इस कार्बन पे, ये जो sp3 कार्बन है, इसमें मैं 3H लगा दूंगा, फर्दर sp3 कार्बन पर 2H है, देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस तरह से अरेंज है। यू कैन सी दैट H इज कनेक्टेड विद ऑक्सीजन। मैंने आपको कई बार बताया जेंटलमैन कि यदि किसी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या sp कार्बन से जोड़ दिया जाए, या कोई ऐसा sp3 कार्बन, मैंने बताया था कार्बेनाइन बनता है जब एल्डिहाइड कीटोन में एल्डोल कंडेंसेशन में, तो ऐसा कोई sp3 कार्बन, अल्फा कार्बन जिसपे -m ग्रुप लगा हो, उस पे भी H क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो दिस इज एसिडिक H, और जो एसिडिक होता है वो रिप्लेस में होता है। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ। हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना सकते हैं जनरल में, ये देखिए CH, ठीक है ना, ये CH3CH2 CO है ना, और ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया एक्चुअली, इसे हम बोलेंगे बॉन्ड लाइन। ऐसे भी लिखा रहता है तो कंफ्यूजन होता है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, तो कंफ्यूजन नहीं करना कि ये क्या दे दिया। दिस वन इज CH3, you can check, CH2COOH, it is called propionic acid, propionic acid।
इस कॉमन में। अगर हम क्लासिफिकेशन करें कार्बोक्सिलिक एसिड का जेंटलमैन, ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो किया। अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, एलिफेटिक जो एसिड होगा वो ओपन चेन, जिसको आप एसाइक्लिक बोलते हैं, या क्लोज चेन हो सकता है। और एरोमेटिक एसिड तो साइक्लिक ही होगा, जिसको आप बोलेंगे क्लोज चेन। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये भी आपको ध्यान रखना है कि वैसे तो DU प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा कोई डबल बॉन्ड नहीं आया तो कार्बोक्सिलिक एसिड which contains an extra double bond or ट्रिपल बॉन्ड, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए जेंटलमैन, then it is called unsaturated acid। unsaturated कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH। यू कैन सी जेंटलमैन कि एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड आया, ये एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड आया। नॉर्मली अगर ये होता तो CH2 होता, तो ये जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड आया, ये जो अलग से DU का इंट्रोडक्शन हुआ, इस वजह से हम इसे अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो कंफ्यूजन मत रखना कि सर अनसैचुरेशन तो होता ही है। तो अगर एक्स्ट्रा आया डबल बॉन्ड तब उसे हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं, जैसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनाया था हम लोगों ने अभी। तो इसे बोलते हैं क्रोटोनिक एसिड, इट इज कॉल्ड क्रोटोनिक। इसे हम क्रोटोनिक एसिड बोलते हैं। तो ध्यान देना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मैंने आपको इतना इंट्रोडक्शन सिखाया। अगले लेक्चर में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन, नेमिंग और IUPAC की चर्चा करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि हम लोग बेसिक एक्चुअली में बहुत पहले स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, तो ये जल्दी करेंगे। और इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा NCERT से। कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक में ओपन चेन भी होगा, क्लोज चेन भी होगा, एरोमेटिक में तो क्लोज चेन ही होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आने पर उसे आप मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आने पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, और 3 आने पर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।